दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे। अब आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन काफी कुछ समझ लिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपके एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कितना समझ आया है, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो जरूर मेरे साथ शेयर करिए, ठीक है। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को खत्म करने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको फोर्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा ऐसे मत मानिए कि आपके सिलेबस से आउट है और मैं फिर भी आपको ज्ञान दे रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इनफैक्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके चैप्टर यानी कि फोर्स के ऊपर ही उसकी यूनिट और उसकी डेफिनेशन पे बात करने वाली बात है, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं फोर्स के बारे में हमें एक कंक्लूसिव वे में क्या सीखना है, ठीक है। चलिए तो फोर्स हमें पता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने क्या डिराइव किया है कि हमारी जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब वही बात आती है अगेन, आपको ये अगर साइन हटाना है सो वी नीड टू पुट अ के, यानी कि एक के हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमें लगाना होता है, ठीक है। सो आगे से अगर आपको कहीं पे भी साइंस में इस टाइप का साइन आपको शो होता है, दिखता है, तो याद रखिए अगर उसे हम रिमूव करते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई नंबर जरूर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मैं इस साइन को रिमूव करना चाहती हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये, तो यहाँ पर इक्वल्स टू के साथ वी विल राइट के इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, जहाँ पर हमारा जो के है दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम अपने के की वैल्यू, क्योंकि हम कुछ भी ले सकते हैं, तो सिंपली हम अपने फॉर्मूला फोर्स का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, के की वैल्यू यहाँ पर 1 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर 1 पुट करेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू FA, तो यहाँ से हमने अपने फोर्स का सबसे पहला फॉर्मूला निकाला दैट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को, चाहे वो इस स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप अपने स्टैंडर्ड्स को आगे बढ़ेंगे जब, तब भी आपको ये याद रहना चाहिए, बिकॉज ये अब आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। चलिए अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। मैंने जो यहाँ पर लिखा है वही आपको मैं स्टेटमेंट के रूप में आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। और इस तरीके से एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन दी फोर्स और 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो चलिए एक बार हम भी देखते हैं। 1 unit of force is defined as the amount that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kg mass। यानी कि अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 1 किलो मास किसी भी बॉडी का अगर है और वो बॉडी पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगाया जा रहा है, तो जो फोर्स उससे पैदा होगी उसे कहा जाएगा 1 यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि 1 न्यूटन। अब न्यूटन कहाँ से आ गया है? एक्चुअली न्यूटन आया है क्योंकि उन्होंने इतने सारे लॉ ऑफ मोशन दिए हैं, इसलिए ही फोर्स की यूनिट को आप समझ लीजिए एक रिवॉर्ड की तरह हमने फोर्स को उसकी उनके नाम की यूनिट से जाना है, ठीक है। चलो एक बार मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। 1 यूनिट ऑफ फोर्स हमने क्या पढ़ा है, कोई भी 1 किलोग्राम की अगर हमारे पास बॉडी है और उस पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पुट किया गया है, तो वो कितना फोर्स प्रोड्यूस करता है? 1, ठीक है। सो 1 यूनिट ऑफ फोर्स को हम क्या कह सकते हैं? आप इसे यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इंटू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक ही बात है, तो यहाँ पर ये जो इतना लंबा यूनिट हमें लर्न करना पड़ेगा ना, तो इसलिए इनके नाम से हमें थोड़ा फायदा ये भी मिला है कि भाई इतनी बड़ी यूनिट को अलग अलग से ना बोला जाए और न्यूटन के नाम से इसको जाना जाए, ठीक है। सो फोर्स की जो यूनिट यहाँ से हमारे पास आई है दैट इज न्यूटन। तो यहाँ पर ये कितना है? फोर्स इक्वल्स टू 1 न्यूटन, यानी कि 1 kg मास having an acceleration of 1 meter per second square is having a force, उस पे कितनी फोर्स अप्लाई करी गई है? 1 न्यूटन, ठीक है। चलिए और अब क्योंकि हमें फोर्स यहाँ से निकालने को मिल गया है, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन gave us the measure of force। तो यानी कि हमें जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था, इससे हमें क्या मिला है कि फोर्स किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम्स में ये स्टेटमेंट आपको आ जाता है कि
through which law we came to know about the force, या किस लॉ से हमें फोर्स के बारे में पता चला और कैसे हम उसे डिराइव कर सकते हैं। तो आपको यही लिखना है कि सेकंड लॉ से हमें पता चला है और किस तरीके से पता चला है वो आप अच्छे से समझ ही चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें छोटा सा एक डेरिवेशन है, घबराइए मत, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट हम सेकंड लॉ से की मदद से फर्स्ट लॉ को डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, आप अगर चाहें तो उसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन के रूप में भी आ जाता है। चलिए एक बार देखते हैं वो क्या है डेरिवेशन। चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं किस तरीके से अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिराइव किया जा सकता है। ठीक है, अब इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे भी ऐसे ही ट्विस्टेड क्वेश्चंस देने की बहुत आदत रहती है एग्जामिनर्स की, तो इसलिए हमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। बड़ा आसान है, 2 मिनट में हो जाएगा। आप कंटिन्यू रखो यहाँ पर और हम खत्म भी कर लेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं कि हमने सेकंड लॉ से एक चीज जरूर सीखी है कि फोर्स इज इक्वल्स टू ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसके बाद हमें मास के बारे में भी कुछ नहीं पता है और फोर्स के बारे में तो हमने इससे ज्यादा कुछ जाना भी नहीं है। लेकिन अगेन यहाँ पर एक ऐसा वेरिएबल है जिसके बारे में हमें पता है, और क्या पता है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अगर हमारे वेलोसिटी में चेंज आया है तो क्या होता है वो एक्सेलरेशन। बस हो गया काम। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, F इज इक्वल्स टू m इंटू v माइनस यू बाय t, और दोनों साइड्स पे हम अपने m को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, mv माइनस mu अपॉन t इज और यहाँ पर F, यानी कि जो हमारा फोर्स है वो इतने एरिया के इक्वल आ गया है। ठीक है, चलो अब इसे थोड़ा सा अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इंटू टी विल बी इक्वल्स टू mv माइनस mu। सो बेसिकली हमें जो लास्ट में चीज यहाँ पर लेकर आनी थी वो हमारा यही वाला एक्सप्रेशन है। अब आप इससे बोलेंगे मैम इससे कहाँ फर्स्ट लॉ आया है। फर्स्ट लॉ के बारे में तो हमें ये पता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती है तब तक किसी भी बॉडी के स्टेट में चेंज नहीं होगा। तो अभी मैंने क्या बोला है कि फोर्स अप्लाई नहीं होती है, यानी कि मेरे फोर्स को यहाँ पर 0 होने की जरूरत है, नो होने की जरूरत है। तो ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं कि नो होने की जरूरत है तो हम बोलेंगे कि अगर हमारा F 0 के इक्वल हो जाता है, यानी कि कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की जाती है, तो क्या होगा। अब आप इस एक्सप्रेशन में बताइए कि हम इसमें क्या ला सकते हैं। हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को अगर टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आता है। ठीक है, सो वी कैन राइट 0 इज इक्वल्स टू mv माइनस mu, और यहाँ पर अगर हम इसको डायरेक्शन इसका चेंज कर दे, नेगेटिव वाले को इधर लेकर आ जाए इक्वल्स टू साइन के, तो इट विल बी mu इज इक्वल्स टू mv। तो बस हमें यहाँ से क्या मिल गया, m और m को कैंसिल कर देते हैं एंड वी हैव गॉट दैट u इज इक्वल्स टू दी v। दैट मीन्स आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी के इक्वल आ गई है। अब आप ये सोचो कि ऐसा केस कब होगा कि इनिशियल और फाइनल सेम है, यानी कि मोशन में कोई चेंज आया ही नहीं है, ना ही इनिशियल वेलोसिटी जो थी वही आपकी फाइनल है। यानी कि अगर 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कोई चीज मूवमेंट में है तो वो उतना ही है, देयर विल बी नो चेंज। और इसी को तो हमारा फर्स्ट लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करी गई है, दैट मीन्स कि अगर फोर्स 0 है, देन देयर विल बी नो चेंज इन दी मोशन और इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अभी तक हमने जो यहाँ पर बात करी है वो मोशन के स्टेट की बात करी है। बट अगर मैं आपको ये कह देती हूँ कि हमारा u 0 है, दैट मीन्स कि हमारा जो बॉडी है वो मोशन में है ही नहीं, तो हम यहाँ से क्या डिराइव कर सकेंगे कि v भी 0 है। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों जो केसेस मैंने आपको बताए हैं, ये बताए हैं रेस्ट के लिए, कि अगर हमें ये शो करना है कि हमारी बॉडी रेस्ट पे है तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितना हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। एंड इफ इनिशियल इज जीरो देन फाइनल तो जीरो होगी ही, बिकॉज फ्रॉम हियर वी नो कि इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी आर दी सेम। और बिकॉज हम ये सबसे पहले प्रूव कर ही चुके थे, इसका मतलब ये है कि until and unless if no external force, that means unbalanced force is applied, the object continue to move with uniform velocity। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारी बॉडी है, वो कंटिन्यू करेगी अपने स्टेट ऑफ मोशन में ही, बट विद द सेम वेलोसिटी थ्रू आउट द टाइम इंटरवल t। ठीक है, तो आपको समझ आया किस तरीके से मैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करके लेकर आई हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। आपको कहीं भी डाउट आता है, आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हमें बताइए। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।